स्टडीज एस के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मुगल काल से संबंधित 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो पिछली जो क्लासें हैं उसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के जो भी स्रोत हैं उसके विषय में और बाबर के विषय में हम लोग समझे थे और जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोग देखे थे कि परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग जो है हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का बड़ा लड़का था, बड़ा पुत्र था और इसी के वंशज जो हैं, जैसे इसका पुत्र अकबर, उसका जहांगीर, इस क्रम में जो है ये मुगल साम्राज्य की विस्तार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग हुमायूं के विषय में पहले पढ़ेंगे और देखेंगे कि हुमायूं से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हुमायूं के विषय में देखते हैं, हम लोग समझते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक सुदृढ़ रूप से बना रहा, 1530 से 1540 ईस्वी। इसके बाद हुमायूं से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जहां से प्रश्न सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। कौन कौन से फैक्ट हैं जहां से प्रश्न सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न ये बनेगा इस पर कि हुमायूं की जो वाइफ, पत्नी जो थी वो कौन थी? हमीदा बानो बेगम। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न क्योंकि हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, इसी का पुत्र था अकबर। तो इसलिए थोड़ा सा प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इसमें अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है जिस फैक्ट पर, वो यह है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी, कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ये कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो वो हुमायूं है जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। और इसके 2 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, एक तो अब्दुल समद और एक था मीर सैयद अली। ये 2 महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जो कि हुमायूं के शासनकाल से संबंधित हैं। तो इस पर प्रश्न कैसे बनेगा? तो इस पर इस तरह प्रश्न पूछा गया है कि अब्दुल समद किस शासक के शासनकाल का एक प्रमुख चित्रकार है, या मीर सैयद अली किसके शासनकाल का महत्वपूर्ण या प्रमुख चित्रकार है? तो हुमायूं के हैं शासनकाल का। तो इस पर भी प्रश्न कई बार बनाए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इस तरह इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि हुमायूं की स्थापना, मतलब इसने कौन सी स्थापना किया है, अपने शासनकाल में किसका निर्माण किया है, तो इसकी स्थापना क्या है? तो इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की है, जो कि ये दिल्ली में है। दीन पनाह नगर ये दिल्ली में है। तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की है और इसकी स्थापना किया दीन पनाह नगर की। इसके अलावा इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं के शासनकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, मतलब कैसे कौन कौन सी रचना की गई है हुमायूं के शासनकाल में। तो हुमायूं के शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक तो है हुमायूं नामा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम में किया है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, एकमात्र लड़की थी और हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने इसकी रचना किया है और इसमें हुमायूं के विषय में बताया गया है। उसके बाद दूसरी जो रचना है वो तारीख ए रसीदी है। इसकी रचना किसने किया है? तो यहाँ पर बताया गया कि हैदर दुगलत जो है ये तारीख ए रसीदी की रचना किए हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं कि हुमायूं नामा किसके शासनकाल में ये रचना
की गई है हुमायूंनामा की। तारीख रसीदी किसके द्वारा रचना किया गया है, किसके द्वारा इसकी निर्माण किया गया है तारीख रसीदी का, तो हैदर दोगलक। उसके बाद जो है एक प्रश्न ये बनता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि हुमायूं का जो मकबरा है ये दोहरी गुंबद वाला है। जो गुंबद बनाए जाते हैं तो उसका मकबरा जो है वो दोहरी गुंबद वाला है। तो एकमात्र हुमायूं का जो मकबरा जो दिल्ली में बनाया गया है वो दोहरी गुंबद वाला मकबरा बनाया गया है। इसके अलावा एक और फैक्ट इस मकबरे से संबंधित है जो हुमायूं का मकबरा है कि ये जो हुमायूं का मकबरा है ये ताजमहल का पूर्वगामी का मतलब है कि ताजमहल की जो बनावट है बिल्कुल उसी तरह की बनावट, मिलती जुलती बनावट हुमायूं के मकबरे का भी है। तो इसलिए हुमायूं के मकबरों जो मकबरा है उसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मकबरे से संबंधित फैक्ट जो हुमायूं का मकबरा है इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी समझ गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है जो अधिकतर पूछा जाता है वो है युद्ध। जो हुमायूं ने युद्ध लड़ा है इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ का लगभग सभी युद्ध यहाँ पर लिख दिया गया है जो भी हुमायूं ने अपने शासनकाल में युद्ध लड़े। जैसे इसमें पहला युद्ध है कालिंजर अभियान जो कि 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसमें हुमायूं और प्रताप रुद्र देव इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं विजयी हुआ, प्रताप रुद्र देव परास्त हो गए, इनकी हार हो गई। प्रताप रुद्र देव जो थे वो कालिंजर के शासक थे। तो कालिंजर पर हुमायूं ने आक्रमण किया और प्रताप रुद्र देव को यहाँ पर पराजित कर दिया। तो कालिंजर अभियान कब हुआ था, तो 1531 ईस्वी में। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा बनेगा कि कालिंजर अभियान किन किन शासकों के मध्य हुआ था, तो हुमायूं और प्रताप रुद्र देव। उसके बाद दूसरा जो युद्ध लड़ा था हुमायूं वो दौरा या दोहरिया का युद्ध था जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था, दौरा या दोहरिया का युद्ध। और इसमें हुमायूं और अफगान के बीच ये युद्ध चला था जिसमें हुमायूं ने अफगानों को परास्त कर दिया। तो दौरा या दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो हुमायूं और अफगान के मध्य हुआ था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में आता है चौसा का युद्ध। ये कई बार पूछा गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, इसका तो सीधे जो है इसका डेट ही कई बार पूछा गया है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 27 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो हुमायूं एवं शेर खां। अब यहाँ पे एक नया शासक जो है हमको मिला है शेर खां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है जो मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया था। इसमें हुमायूं और शेर खां के बीच ये चौसा का युद्ध हुआ था और शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो इसमें शेर खां विजयी हुआ है जिसने हुमायूं को पराजित कर दिया चौसे के युद्ध में। और यहाँ से मुगल साम्राज्य को जो है मुगल साम्राज्य के विस्तार पर विराम लग गया यहाँ पर, क्योंकि शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और इसके बाद हुआ है कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। ये किसके मध्य, हुमायूं एवं शेरशाह। शेरशाह कौन, तो शेर खां ही शेरशाह है। जब शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तो शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो शेरशाह जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है तो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ या कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध,
कन्नौज के युद्ध कहें या बिलग्राम के युद्ध, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पूरी तरह से परास्त कर दिया और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह हुमायूं को दिल्ली से भागना पड़ा और यह भागते हुए ईरान में जाकर शरण लिया और वहीं पर रहने लगा। तो इस तरह शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा अपना कर लिया और मुगल साम्राज्य से वहाँ पर मुगल साम्राज्य को जो है रोक दिया विस्तार को और एक नए वंश, एक नए साम्राज्य अफगान वंश की स्थापना किया, जो कि द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी शेर शाह को कहा जाता है। प्रथम अफगान वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर शेर शाह को द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद जो है सरहिंद के युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया कि सरहिंद के युद्ध कब हुआ था। तो 1555 ईस्वी में हुआ था। किन किन शासकों के मध्य हुआ था या किन के मध्य हुआ था, तो हुमायूं एवं अफगान। तो हुमायूं एवं अफगान शासकों के मध्य हुआ था और इसमें हुमायूं ने विजय प्राप्त की और अफगान, जो कि शेर शाह का ही वंश था अफगान, तो अफगान वंश का अंतिम जो शासक था इस्लाम शाह था। शेर शाह के जो उत्तराधिकारी जो था वो इस्लाम शाह था, जो कि एक कमजोर शासक था और हुमायूं ने इस्लाम शाह को पराजित कर दिया और इस तरह हुमायूं पुनः दिल्ली पर कब्जा अपना जमा लिया। क्योंकि इस समय सरहिंद के युद्ध के समय यहाँ पर शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह शासन कर रहा होता है, जो कि एक कमजोर शासक होता था। तो यही इसी मौके का फायदा उठाते हुए हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान वंश को समाप्त कर दिया और दिल्ली पर पुनः कब्जा अपना जमा लिया। इस तरह हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा किया और जैसा कि यहाँ पर स्थापना में हम बताए हैं कि दीन पनाह नगर की स्थापना किया और ज़्यादा समय तक वो अपने विजय का उत्सव नहीं मना सका और कुछ ही महीने बाद वो दीन पनाह नगर में एक पुस्तकालय बनाया था और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह उसका शासनकाल जो है बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा और वो अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया और जो है उसका अधिकतर समय युद्ध में ही बीता। तो हुमायूं की इस तरह मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हुमायूं जो है ज्योतिष में भी विश्वास रखता था, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ये भी एक फैक्ट है, इसको ये भी मालूम रहना चाहिए। उसके अलावा और जो भी फैक्ट थे सब तो हम बता दिए हैं, तो इतना जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न बनेगा तो जितना यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं, जो भी बताए गए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर एक शेर खां या शेर शाह जो है एक शासक आया है, जो कि मुगल साम्राज्य के विस्तार को बीच में ही रोक दिया है। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि शेर शाह क्या, कैसे, किस तरह इसने अपना शासन किया और कैसे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आकर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य पर, दिल्ली पर अपना शासन जमाया। तो अब जो है हम लोग शेर शाह के विषय में थोड़ा सा फैक्ट, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग समझेंगे। शेर शाह सूरी, इसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। तो एक तो यहीं से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का शासनकाल किस ईस्वी से कितने समय तक था। तो 1540 से 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी का शासनकाल था। तो इतने समय में उसने शासन किया है।
अब इससे संबंधित शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इन फैक्टों को हम लोग थोड़ा सा समझें, पढ़ें। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि शेरशाह सूरी का व्यक्तिगत नाम या हम कह सकते हैं कि बचपन का नाम क्या है। तो व्यक्तिगत नाम या बचपन का नाम उसका था फरीद खां। तो इसको बचपन में, शेरशाह सूरी को बचपन में फरीद खां के नाम से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। तो यहाँ से ये प्रश्न, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है या व्यक्तिगत नाम क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो फरीद खां जो है ये शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है। या इस तो भी प्रश्न बन जाएगा कि फरीद खां किसका उपनाम है। फरीद खां किसका उपनाम है? तो शेरशाह सूरी का उपनाम है। शेरशाह सूरी की उपाधि कौन कौन सी थी? शेरशाह सूरी की उपाधियां कौन कौन सी उपाधि थी शेरशाह सूरी की? तो पहले तो इसकी उपाधि थी शेर खां। शेरशाह सूरी ने पहली उपाधि धारण की थी शेर खां। तो शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी को किसने दिया था? जैसे हम लोग अभी देखे हैं कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, तो फरीद खां नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन शेर खां, इसको किसने, इसका फरीद खां को शेर खां नाम दिया? शेर खां की उपाधि किसने दिया? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार का एक शासक था बहार खां, जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। तब से फरीद खां को शेर खां के नाम से पुकारा जाने लगा। तो फरीद खां को शेर खां कहा जाने लगा। और वो ये शेर खां की उपाधि बिहार का शासक था एक बहार खां, उसने दिया था। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? तो यहाँ से प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी को किस शासक ने दी थी? तो बहार खां, जो कि बिहार का शासक है, इसने दिया था। उसके बाद एक और उपाधि है शेरशाह, जो कि अभी हम लोग देखे हैं हुमायूं का जो फैक्ट हम लोग पढ़े थे हुमायूं के विषय में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि शेरशाह की उपाधि उसने, जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के मध्य, तो उसमें शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर हुमायूं उस शेर खां ने पराजित किया और शेर खां ने एक उपाधि धारण की, और वह उपाधि थी शेरशाह की। तो इस तरह यहाँ पर हुमायूं को पराजित करके चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने या शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। अब इसके बाद अगला प्रश्न इस पर पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का समकालीन कवि कौन था? समकालीन मतलब इसके समय में कवि कौन थे? तो शेरशाह सूरी का समकालीन कवि था मलिक मोहम्मद जैसी। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? तो प्रश्न इस तरह बनेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शासक के समय में थे? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय में ये थे। या इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी के समकालीन शासक कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी का समकालीन शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। तो 4 ऑप्शन में शेरशाह सूरी दिया रहेगा तो सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। इसके बाद अगला जो फैक्ट है कि शेरशाह सूरी की स्थापत्य कौन कौन सी थी, मतलब उसने कौन कौन सा निर्माण करवाया है, स्थापत्य कौन कौन सा निर्माण कार्य किए हैं। यहाँ पर ये चीज हम लोग समझेंगे कि शेरशाह सूरी की स्थापत्य कौन कौन सी थी। तो पहला उसके स्थापत्य है कि शेरसूर नगर बनवाया था। शेरसूर नगर जो कि कन्नौज में पड़ता है, तो कन्नौज में शेरसूर नगर की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो शेरशाह सूरी ने शेरसूर नगर की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कन्नौज में की थी। ठीक। अब दूसरा उसका जो स्थापत्य है रोहतास गढ़ का किला है।
तो ये तो डायरेक्ट पूछा भी गया है कई बार कि रोहतासगढ़ का किला किस शासक द्वारा बनाया गया है, तो शेरशाह सूरी द्वारा। उसके बाद अगला स्थापत्य है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। जो पटना इस समय है, जो कि बिहार की राजधानी है, तो उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, लेकिन उसको पटना नाम किसने दिया, तो शेरशाह सूरी ने दिया है। तो ये जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया या पटना नाम से किसने स्थापित किया, तो शेरशाह सूरी ने किया। उसके बाद यहाँ पर अगला जो फैक्ट है कि पुराना किला, ये भी शेरशाह सूरी का महत्वपूर्ण स्थापत्य है, पुराना किला। और ये पुराना किला जो है ये कहाँ बनवाया गया है, तो दिल्ली में बनवाया गया है पुराना किला। पुराने किले के अंतर्गत हमको 2 पॉइंट और याद रखना है कि पुराने किला जो बनवाया गया था दिल्ली में, इसमें 2 दरवाजे बनवाए गए हैं, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा। तो पुराने किले में 2 दरवाजे बनाए गए हैं, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा। तो पुराने किले में 2 दरवाजे का निर्माण ये शेरशाह सूरी ने किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने भूमि माप करवाई। तो भूमि माप के लिए उसने कौन कौन सी जो है मापक प्रयोग किया था, जो भूमि माप होता है उसके लिए कौन कौन सा मापक प्रयोग किया था। जैसे इस समय तो मापक हैं, जैसे वर्ग फीट है, मीटर है, सभी मापक चल रहे हैं। तो उस समय जो शेरशाह सूरी का शासनकाल था, उस समय भूमि मापक कौन कौन से थे इकाइयाँ, तो एक तो भूमि मापक इकाई थी सिकंदरी गज, जिसे भूमि का माप किया जाता था, सिकंदरी गज। और एक था मापक सन की डंडी द्वारा भी मापन होता था भूमि का। उसके बाद एक यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न, मुद्रा। कई बार ये भी पूछा गया मुद्रा। शेरशाह सूरी ने कौन कौन सी मुद्रा जारी किया, तो एक तो रुपया जो कि चांदी का होता था रुपया, और एक दाम जो कि तांबे का होता था। तो शेरशाह सूरी ने 2 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, एक रुपया और एक दाम। रुपया चांदी का होता था और दाम तांबे का होता था। अब इस पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि दाम जो मुद्रा थी वो किस धातु की थी, तो दाम मुद्रा तांबे धातु की थी। रुपया जो कि शेरशाह सूरी के समय की मुद्रा है रुपया, वो किस धातु की थी, तो चांदी की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं बनाकर। तो जितने यहाँ पर फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो कुछ भी बताया जा रहा है, डायरेक्ट सब यही सब प्रश्न बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इतना तैयार हो जाता है जो भी बताए जा रहे हैं। तो कोई भी परीक्षा हो उसमें हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग सभी प्रश्न परीक्षाओं में हम कर लेंगे। तो इसलिए जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। और इस पर जो भी MCQ बनेगा, जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं MCQ बनाकर, तो उन सभी के लिए भी उन सभी जो भी MCQ परीक्षाओं पूछे गए हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित सभी MCQ को हल करेंगे। एक तरह से वह आप लोगों के लिए एक टेस्ट ही रहेगा। तो एक तरह टेस्ट के फॉर्मेट में ही जो है एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें हुमायूं और शेरशाह से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं, टोटल सभी MCQ उसमें रहेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो मुद्रा, रुपया और दाम, और इसके बाद शेरशाह सूरी ने एक जब्ती व्यवस्था प्रारंभ किया। जब्ती व्यवस्था प्रारंभ किया था। जब्ती व्यवस्था क्या है? शेरशाह सूरी ने जब्ती व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो जब्ती व्यवस्था क्या है? जब्ती व्यवस्था जो थी, इसमें जब्ती व्यवस्था में यह कार्य होता था कि जैसे भूमि की माप कराई जाती थी, और भूमि की माप कराने के लिए भूमि माप इकाई प्रयोग करते थे सिकंदरी गज, सन की डंडी। तो सिकंदरी गज
द्वारा भूमि की माप होती थी। सन की दंडी का प्रयोग किया जाता था भूमि मापने के लिए। तो इसी व्यवस्था को ही कहते थे जब्ती व्यवस्था। और इस जब्ती व्यवस्था का प्रारंभ, यह जब्ती व्यवस्था जो है, ये जब्ती व्यवस्था का निर्माण किसने किया था? तो टोडरमल, जो कि शेरशाह सूरी के समय इनके प्रधान जो है सचिव थे, मंत्री थे। तो टोडरमल जो थे उन्होंने जब्ती व्यवस्था को बनाया था, निर्माण किया था। तो जब्ती व्यवस्था में सिकंदरी गज, सन की डंडी द्वारा जो भी माप होती थी उसको जो है नोट किया जाता था इस व्यवस्था द्वारा। उसके बाद दूसरी व्यवस्था यहाँ पर डाक व्यवस्था का प्रारंभ, डाक व्यवस्था, उसमें डाक व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो शेरशाह सूरी ने किया था। कि डाक व्यवस्था जिससे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, तो ये जो डाक व्यवस्था थी उसको शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी का अंतिम जो अभियान था वो कालिंजर था, कालिंजर अभियान, जो कि उसका अंतिम अभियान माना जाता है। इसी अभियान में वो युद्ध करते हुए उसको चोट लग गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान में। और इसका उत्तराधिकारी, इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो इस्लाम शाह होता है, जो कि सरहिंद के युद्ध में हुमायूं द्वारा पराजित हो जाता है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े भी हैं, तो सरहिंद के युद्ध में वो पराजित हो जाता है और हुमायूं पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये कई बार पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सहसाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। तो बिहार में सहसाराम नामक स्थान पर इसका मकबरा है। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो कि महत्वपूर्ण है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो शेरशाह सूरी ने एक व्यवस्था आरंभ किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह सर्वप्रथम शेरशाह सूरी द्वारा व्यवस्था आरंभ की गई थी, रैयतवाड़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस पर कई प्रश्न पूछे भी गए हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। इसके बाद और भी शासक हुए जिन्होंने ये व्यवस्था शुरू की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि दी जाती थी। वो भूमि दो रूप में दी जाती थी। जैसे दो पद्धतियां, उस पर दो शर्तें लागू होती थी उस भूमि पर। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शेरशाह भूमि को किसानों को देता था। एक व्यवस्था थी पट्टा और दूसरा कबूलियत। पट्टा के अंतर्गत किसानों को भूमि दी जाती थी कि आप लोग भूमि पर खेती कीजिए, तो भूमि दी जाती थी। और कबूलियत के द्वारा उनसे राजस्व लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में पट्टा एवं कबूलियत दो व्यवस्थाएं थी। पट्टा के अंतर्गत किसानों को भूमि दी जाती थी और कबूलियत के अंतर्गत उनसे राजस्व, टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो इस तरह शेरशाह सूरी से संबंधित सभी फैक्ट, जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर एक फैक्ट को यहाँ पर बता दिया गया है, जो भी फैक्ट है इस डायग्राम में। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनसे जो भी MCQ बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे किस तरह प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।